हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए बुक चल रही लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट, छोटी क्लास में 6 और 7th 8th में हमने पढ़ा है कि दो वेरिएबल्स होते थे, उनमें किसी कांस्टेंट का इनटू कर दें और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। मान लिया यहाँ पर 2x + 3y = मान लिया 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है 4x - 9y = मान लिया 8 लिखा है। तो स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो सिंगल डिग्री के हैं और यहाँ पर भी सिंगल डिग्री के। तो कोई भी इक्वेशन लिखें उसमें दो वेरिएबल हो और सिंगल डिग्री हो तो वो इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यानी कि इसी में अगर हम वेरिएबल बढ़ा दें x y z और x1 y1 z1, इस तरीके से वेरिएबल काफ़ी लिख दें, यानी सिंगल डिग्री के वेरिएबल हों, तो जो इक्वेशन होगी या इनइक्वेशन होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर। इसके बाद आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? तो प्रोग्रामिंग में हर प्रोग्राम के लिए स्टेप फिक्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये रखना है, सेकंड स्टेप में ये रखना है और थर्ड स्टेप में ये रखना है। इस तरीके से स्टेप बनाए जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें वही स्टेप होंगे सभी प्रॉब्लम में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी बिल्कुल एक जैसे स्टेप होते हैं। तो इसलिए एक प्रोग्राम होता है ये, तो लीनियर प्रोग्रामिंग। और स्टूडेंट, प्रॉब्लम तो है ही है, तो इसलिए इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इसको बनाते कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। मान लिया एक बिजनेसमैन है, वो 2 टाइप के या मान लिया 3 टाइप के वो लैंप बना रहा है। एक मॉडल ए है, दूसरा मॉडल बी है और तीसरा मॉडल सी है। ए मॉडल का जो लैंप है वो मान लिया x1 यूनिट बना रहा है और बी मॉडल का है वो x2 यूनिट है और सी मॉडल का जो लैंप है वो x3 यूनिट लैंप बना रहा है। यानी x1 लैंप है वो ए मॉडल के हैं, x2 लैंप है वो बी मॉडल के हैं और सी मॉडल के जो लैंप है वो है x3। तो यानी कि ये यहाँ पर जो यूनिट बनती हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं x1, x2 और x3। तो मान लिया यहाँ पर अगर ए यूनिट का कोई भी लैंप नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये 0 है। और x2 अगर इसका भी कोई नहीं बन रहा है तो 0 है और x3 मॉडल का कोई लैंप नहीं बन रहा है तो 0 है। और अगर बनेगा तो कंडीशन होगी पॉजिटिव, 1 बने या 2 बने या 3 बने। तो इसलिए यहाँ पर x1 > 0, x2 > 0 और x3 > 0। लेकिन इस बिजनेसमैन के पास कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के तहत ये इस मॉडल को तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर मान लिया कि ये जो लैंप बनाए जा रहे हैं ये 2 कंडीशंस हैं इसकी, एक कटिंग और दूसरी फिनिशिंग। मान लिया कटिंग में लैंप ए की 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, बी की 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे का समय लगता है और सी की 1 यूनिट बनाने में मान लिया 4 घंटे का समय लगता है। ये कटिंग का समय है। और फिनिशिंग का समय मान लिया इसका 1 घंटे का है, इसका 2 घंटे का है और इसका मान लिया 4 घंटे का है, या यहाँ पर लिखते हैं 3 घंटे का है। तो टोटल टाइम बिजनेसमैन के पास मान लिया 15 घंटे या 20 घंटे, 20 घंटे का समय है कटिंग का और फिनिशिंग का टाइम है मान लिया 40 घंटे टोटल टाइम। तो एक यूनिट जब ए मॉडल की 1 यूनिट कटिंग होती है, 1 यूनिट लैंप जब बनता है तो उसमें 2 घंटे का समय लगता है और x1 यूनिट बनेगी तो इसमें जो समय लगेगा वो होगा 2x1। और इसी तरीके से b की 1 यूनिट जो कटिंग की जाएगी उसमें 3 घंटे का समय लगता है और x2 यूनिट का जो समय लगेगा वो 3x2 होगा। इसी तरीके से मॉडल c है, उसमें 1 यूनिट कटिंग में 4 घंटे का समय लगता है तो x3 यूनिट का जो कटिंग होगी वो 4x3 होगी और टोटल जो समय होगा वो हमारे पास 2x1 3x2 + 4x3 होगा। लेकिन जो बिजनेसमैन के पास में जो समय है
वो 20 घंटे है। ये 20 घंटे उसके पास अवेलेबल समय है, यानी कि ये जो समय निकला हुआ है लैंप को बनाने में, ये या तो पूरा 20 घंटे पूरा ले ले, या फिर हम कुछ कम समय में 20 घंटे से कम समय में अपनी प्रॉब्लम को ये लैंप की कटिंग करने में लग जाए, या तो कम समय में कटिंग हो जाए या फिर पूरे 20 घंटे का समय ले ले। तो एक कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन क्या है, फिनिशिंग की। ए मॉडल की जब 1 यूनिट की फिनिशिंग होती है तो उसमें 1 घंटे का समय लगता है। x1 यूनिट बनानी है तो 1 × x1 प्लस, इसके बाद देखते हैं बी की 1 यूनिट फिनिशिंग करने में 2 घंटे का समय लगता है, तो x2 यूनिट की फिनिशिंग करेंगे तो यहाँ पर 2x2 का समय लगेगा, और इसी तरीके से सी के लिए 3x3 का समय लगेगा। तो टोटल समय फिनिशिंग करने का ये है। लेकिन बिजनेसमैन को 40 घंटे का समय है उसके पास में, कि 40 घंटे उसने दिए कि 40 घंटे में ये हमारी फिनिशिंग हो जाए। तो जो फिनिशिंग की गई है ये फिनिशिंग या तो 40 घंटे पूरे लग जाएं या कुछ कम समय में 40 घंटे के अंदर ही अंदर ये हमारी पूरी फिनिशिंग हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 40, या तो 40 घंटे का समय पूरा लग जाए तो इक्वल टू आएगा, और अगर कम समय में बनता है, फिनिशिंग हो गई 40 घंटे से, तो फिर हमारा ये लेस देन इक्वल टू है। इसके बाद बात आती है जब ये बिजनेसमैन मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचता है, अपने लैंप को बेचता है, तो इसमें कुछ प्रॉफिट होती है। तो मान लिया 1 यूनिट जब लैंप ए मार्केट में बेचा जाता है तो 10 रुपए की प्रॉफिट है, और x1 यूनिट बेचना है तो टोटल प्रॉफिट 10x1, और बी की 1 यूनिट जब बेचता है तो मान लिया 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, और x2 यूनिट का समय x2 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगी 20x2, और इसमें 30 रुपए प्रॉफिट होते हैं सी मॉडल की लैंप को बेचने में। तो इसलिए x3 यूनिट बनाई है तो इसमें जो प्रॉफिट होगी वो 30x3 होगी, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से बनेगी 10x1 + 20x2 + 30x3। इस तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ऑप्टिमाइज का मतलब या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज से लिखी जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड से लिखा जाता है। तो ये स्टेप बना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं x1, x2 और x3 कहीं पर भी देख लें, ये सभी सिंगल डिग्री में हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम का नाम है लीनियर। अब इसका एक प्रोग्राम फिक्स है कि सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाएगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन या कंस्टेंट्स, ये कंस्टेंट्स बोली जाती हैं। ये कंस्टेंट्स या तो इनइक्वलिटी, लेस देन या ग्रेटर देन, यानी 3 साइन हो सकते हैं, तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो कोई भी कंस्टेंट इसमें हो सकती है। इस टोटल मिला करके इसको कंडीशन या कंस्टेंट्स कहते हैं। तीसरी आती है स्टेप में नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा तो जीरो, अगर बनाया जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये इसके स्टेप फिक्स है, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो ये एक प्रोग्राम फिक्स है, तो इसलिए इसका नाम है लीनियर, यानी सिंगल डिग्री के हैं, और एक प्रोग्राम फिक्स है कि इस स्टेप के बाद ये आएगा, इस स्टेप के बाद ये आएगा। तो प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम दो गिवन है, उस प्रॉब्लम को बनाया गया है। तो इसलिए ये है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म का मेथड पहले बताते हैं, फिर प्रॉब्लम लेकर के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये देखना है। तो पहली कंडीशन है, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज जेड, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखी हुई है ये 2, 3, और इसके बाद लिखा हुआ है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जितने वेरिएबल यूज होते हैं उनकी कंडीशन यहाँ लिखी रहती है। तो फर्स्ट स्टेप है ऑल द कंस्टेंट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी सभी कंस्टेंट्स जो हों वो इक्वेशन के फॉर्म की हों। तो यहाँ पर जो कंस्टेंट्स दिए हैं, ये लास्ट वाली जो कंस्टेंट्स है ये इक्वेशन बनी हुई है, इसको और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये इनइक्वलिटी दी है तो एक यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको इक्वेशन में। दूसरी बात,
राइट हैंड साइड ऑफ द ईच कंस्टेंट्स शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी कि आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड कंस्टेंट्स का। तो ये कंस्टेंट्स जो 3 बनी हुई हैं इसमें राइट हैंड साइड सभी के नॉन नेगेटिव है, किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं है, या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरी कंडीशन वैलिड है। तीसरा लिखा है ऑल द वेरिएबल मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि जो डिसीजन वेरिएबल होते हैं इनको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, जो x1 x2 होता है। ये डिसीजन वेरिएबल हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव और 0 के इक्वल है, इसलिए लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर होगा वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। तो मैक्सिमाइजेशन तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ लिखा रहता है वो मैक्सिमाइज में है। अगर ये मिनिमाइज में होता तो हम इसमें माइनस का इंटू करते तो ये मैक्सिमाइज में बनता। अगर मिनिमाइज में है तो माइनस का इंटू करते तो ये मैक्सिमाइज में बनता। फिर इसको मिनिमाइज में अगर हमें कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो हम फिर उसमें माइनस लगा देते। तो ये इसका रूल लिखा हुआ है कि मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज ऑफ द मिनिमाइजेशन टाइप, देन अगर मिनिमाइजेशन में है तो फिर हम इसको मैक्सिमम कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम लगाने के लिए, तो हम उसमें माइनस का इंटू कर देंगे तो मैक्सिमम में बन जाएगी, और फिर हम माइनस का इंटू कर देंगे तो फिर मिनिमम में ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। और अगर यहाँ पर देखते हैं ये लिखा है राइट हैंड साइड ऑफ द ईच कंस्टेंट शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज लिखी है यानी कि या तो 0 हो या पॉजिटिव हो तो ठीक है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई है तो हम उसमें -1 का इंटू करके इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे और इनइक्वलिटी को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 7 यहाँ पर ग्रेटर है 4 से, और -7 लिखा हुआ है और यहाँ पर -4 लिखा हुआ है। ऐसा मान लें यहाँ -4 है, यहाँ पर -7 है, तो हमें मालूम है -4 जो है ये बड़ी क्वांटिटी है -7 से। तो अब यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू हटानी है तो हम इसमें -1 का दोनों तरफ इंटू करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये इनइक्वलिटी का साइन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव है। अब हमें बात करनी है कि सभी कंस्टेंट्स जो हैं शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो समझना है। ये इनइक्वलिटी है, एक यहाँ पर लेके चलते हैं, मान लिया यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि ये 7 ग्रेटर है, इसको हमें इक्वेशन में बदलना है इनइक्वलिटी को। तो इक्वेशन में बदलने के लिए यहाँ पर जितनी क्वांटिटी कम है उतनी क्वांटिटी हम अपने में अलग से ऐड करते हैं। तो 4 पहले से था, इक्वल टू लगाया, 7 तभी बनेगा जब इसमें ऐड करेंगे 3, तो ये 7 बन जाएगा। ये 3 अपने तरफ से ऐड किया तो इसका एक नया नाम होगा सिलेक्ट वेरिएबल। जब ये साइन लगा होगा तो इसमें जो नंबर ऐड करना पड़ेगा उस ऐड करने वाले नंबर का नाम होगा सिलेक्ट, SLACK। इसके बाद यहाँ पर अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 8, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो इसको हमें बनाना है इक्वल टू का साइन। तो इक्वल टू साइन जब बनाएंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो इसमें यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3, माइनस का 3 कर देंगे तो ये इक्वल 5 के आ जाएगा। यानी इन इक्वलिटी को ग्रेटर या लेस को हमें इक्वल बनाना है, तो इसमें इस वेरिएबल को हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो इसका नाम यहाँ पर माइनस लगाना पड़ा तो इसलिए इसका नाम है सरप्लस वेरिएबल। यानी कि जो ऐड किए जाते हैं वो सिलेक्ट होते हैं और जो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सरप्लस होते हैं। ये इनइक्वलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है मैक्सिमाइज z, मैक्सिमाइज ही रहना चाहिए 3x1 + 11x2, तो 3x1 + 11x2। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 2x1 प्लस यहाँ पर 3x2,
और इसके बाद यहाँ पर लेस कंडीशन लिखी है 6। तो यहाँ पर ये जानकारी नहीं कि x1 x2 की क्वांटिटी कितनी है, तो इसलिए यहाँ पर एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से जिसकी क्वांटिटी 6 के बराबर हो जाए टोटल मिला करके, उतनी क्वांटिटी अलग से हम इसमें ऐड करेंगे। तो उस वेरिएबल का हम नया नाम रखेंगे। जितने वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं उससे एक नया वेरिएबल लेंगे। तो x1 x2 तक यूज हुए हैं, तो नया वेरिएबल इसमें लिखते हैं x3 और इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 6। इस वेरिएबल को ऐड करना पड़ा, इसलिए इसका नाम है सिलेक्ट वेरिएबल। अब यहाँ पर देखते हैं x1 प्लस 7x2, तो यहाँ पर लिखा x1 प्लस 7x2 और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो इसमें हम माइनस करेंगे एक नया वेरिएबल कि उतना ही माइनस होगा कि इक्वल 4 के हो जाए। तो x3 तक यूज हुआ था, एक नया वेरिएबल करते हैं x4 और इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर 6 को। तो इसमें यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में माइनस करना पड़ा, इसलिए इसका नाम है सरप्लस वेरिएबल। और इसके बाद x1 प्लस x2 यानी कि यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 और ये कंडीशन ऑलरेडी इक्वेशन है, तो इसमें कोई भी ना तो ऐड करना पड़ा ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो इक्वल टू है ये 3 के। इसके बाद आती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं आगे। तो अगली यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और कॉमा x4। तो स्टूडेंट इसमें आप 4 वेरिएबल यूज हुए हैं, तो चारों वेरिएबल यहाँ पर हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर है, इतना माइनस कर दिया था तो इतना पॉजिटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसलिए सभी डिसीजन वेरिएबल जो है पॉजिटिव लिखे जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टोटल वेरिएबल होने चाहिए, तो मैक्सिमम z जो लिखा हुआ है इस पर इफेक्ट भी ना पड़े और वेरिएबल भी टोटल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 11x2 के बाद में x3 वेरिएबल को भी लिखना है और x4 वेरिएबल को भी लिखना है। तो इसकी यूनिट कॉस्ट है उसको यहाँ पर हम 0 और 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम है। एक अगली प्रॉब्लम और देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग LPP इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। मिनिमम z इक्वल टू 12x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 5x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। और अगली कंस्टेंट्स है 7x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 14 एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमाइज लिखा हुआ है तो इसमें -1 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पर ही माइनस इंटू होगा। तो जो कोई क्वांटिटी जितनी कम होती है उसमें माइनस का इंटू करते हैं उतनी वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम z माइनस का इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 5x1 प्लस 3x2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5x1 प्लस 3x2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, यानी कि जितनी क्वांटिटी ज़्यादा उतना ही हमें कम करना है। तो एक नया वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका नाम होगा सरप्लस वेरिएबल x3 और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 15। ये उतना ही वेरिएबल है कि जितना 15 कम था। इसके बाद लिखा है लेस देन 14, तो 7x1 प्लस 2x2 यानी कि दूसरी कंडीशन आ जाएगी 7x1 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 2x2 और इसके बाद ये क्वांटिटी कम है, जितनी कम है उतना ही नंबर एक नया ऐड करना है। तो x3 के बाद नंबर आएगा यहाँ पर ऐड करेंगे x4, तो इसका नाम है सरप्लस वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल और इसका नाम है सरप्लस वेरिएबल। जो माइनस किए जाते हैं वो सरप्लस और प्लस किए जाते हैं वो सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं। इसके बाद इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 14। इसके बाद एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में यहाँ पर लिखते हैं एंड सभी वेरिएबल देखें तो 4 वेरिएबल इसमें आ चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर x1 कॉमा यहाँ पर x2 फिर यहाँ पर लिखते हैं x, सभी वेरिएबल
जीरो होने चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल टोटल प्रॉब्लम में होते हैं सभी के सभी लिखे जाते हैं, इफेक्ट भी ना पड़े और वेरिएबल भी पूरे हो जाएं, इसलिए प्लस करके यहाँ पर ऐड किया जाएगा एक नया नंबर x3, फिर एक नया नंबर यहाँ पर x4, लेकिन इस पर इफेक्ट भी ना पड़े तो इसकी कॉस्ट को यहाँ पर 0 0 लिखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस प्रॉब्लम का। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।